नमस्ते। मैं डॉक्टर आतिश बकाने। मैं एक बच्चों में होने वाले रक्त रोग, कर्करोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन विशेषज्ञ हूँ और मैं नागपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में एक रक्त विकार है जो काफ़ी आम पाया जाता है। उसका नाम है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी बोला जाता है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप तक जो हम जानकारी साझा करते हैं वो जल्दी पहुंच पाए। तो क्या है ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा या फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा? खास करके हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले आईटीपी यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये बच्चों में हम पता कर पाएंगे कि ये तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं, क्या ये ख़तरनाक है, कैसे हम इसे डायग्नोज कर पाएंगे और इसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैसे हमें पता चलता है कि बच्चों में आईटीपी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एकदम हंसता खेलता है और सडनली मम्मी पापा ने नोटिस किया कि बच्चों के शरीर पे कुछ लाल नीले कलर के दाग आ गए हैं। उसे हम पेटिकी परप्यूरा इस टाइप से संबोधित करते हैं। तो बच्चों में यूजुअली फीवर, कॉफ, कोल्ड ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। बच्चा एकदम हंसता खेलता होगा और सडनली एक दिन आपको दिखेगा कि ऐसे चीज़ें आ गई हैं और फिर ऐसे में हम सीबीसी कर लेते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स बहुत कम नज़र आएंगी। उसे हम बोलते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, है ना, एक सिम्टम है उसका। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि नाक से ब्लीडिंग होना या फिर कई और जगह से ब्लीडिंग होना। जहाँ पे लगा है उस जगह कभी चोटिल हमें लग जाता है तो थोड़ा सा दाग पड़ता है। नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा होना, आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लीडिंग होना, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। क्या नहीं होती है इसमें? कभी आपको लिम्फेडिनोपैथी यानी कई नेक स्वेलिंग्स ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बुखार नहीं होगा, शरीर में दर्द या फिर पैरों में दर्द बच्चे नहीं बताएंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अन्य बीमारियों में भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो हमने क्या बताया, हंसता खेलता बच्चा जिसके शरीर पे लाल नीले धब्बे हैं या फिर कभी नाक से ब्लीडिंग आया हो। और कुछ चीज़ों में कुछ बार ऐसा होता है कि इसके 2 से 3 हफ्ते पहले बच्चों में खांसी, ज़ुकाम या फिर बुखार की शिकायत रही हो, या कभी कभी ऐसा होता है उनको अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर डायरिया हुआ हो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इनके कारण लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद आईटीपी या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होने की चांसेस होते हैं। क्या कारण है इनके, है ना? क्यों होता है ये? ज़्यादातर आप को हैरत होगी कि इसका कोई कारण नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इडियोपैथिक माना जाता है, मतलब कोई कारण नहीं। कैसे होता है, जैसे हमें समझना है, हमें जब सर्दी खांसी या बुखार होता है तो हमारे शरीर में हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है ताकि जंतुओं को नष्ट कर सके। बट कभी कभी इसमें हमारे जो इम्यून पावर है इसको नहीं समझ आता ये प्लेटलेट्स है या इन्फेक्शन के जंतु है, तो वो प्लेटलेट्स को भी मारने लग जाती है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है और वो एंटीबॉडीज़, हमारी खुद की एंटीबॉडीज़ खुद ही के प्लेटलेट्स को समाप्त करने में लग जाती है और उसके मायने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकता है और प्लेटलेट्स में काफ़ी कमी दिखाई पड़ती है। कभी ऐसा भी होता है कि कई और कारण है, खास करके बच्चे अगर 10-12 साल के ऊपर रहे उन बच्चों में कोई सेकेंडरी कॉज होने का चांस होता है, जैसे एएनए पॉजिटिविटी, एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एक बीमारी है जिसमें आईटीपी काफ़ी कॉमन है, या फिर कोई और ऑटो इम्यून डिसीजेस है उसमें भी ये पाया जाता है, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स है उस एज ग्रुप में, या फिर कुछ अन्य बीमारियां हैं जैसे इन्फेक्शंस है। खास करके अगर आप जाएँ तो हेपेटाइटिस बी, सी या फिर जिनको एचआईवी पॉजिटिविटी है उनमें भी ये सेकेंडरी कॉज करके रहने की संभावना होती है। कुछ और रेयर बीमारियां हैं जैसे इम्यूनोलॉजिकल डिफिशिएंसीज होते हैं जिसमें ऑटो इम्यूनिटी कॉमन है, खास करके कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडिफिशिएंसी, ये भी एक कभी कभी सेकेंडरी आईटीपी के लिए हमें कारण मिलता है। तो जब हमारे पास ऐसे बच्चे ओपीडी में आते हैं तो हम इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे हमें दिखता है कि ये शरीर पे कुछ ये दाग है। उसके अलावा हम बच्चों की गर्दन देखते हैं, कई और गांठें हैं या
या फिर कभी हम पेट में लीवर और स्प्लीन का पाल्पेट करके देखते हैं तो ऐसा कुछ भी इन बच्चों में नहीं मिलता। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एक क्लिनिकल डायग्नोसिस में यकीन हो जाता है कि ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है। ये हो गया डायग्नोसिस की बात, क्लिनिकल डायग्नोसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे CBC, एक पेरिफेरल स्मीयर, खास करके कोई और ख़राब बीमारी तो नहीं है वो देखने के लिए। और इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन एक नया मॉडलिटी है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि बोन मैरो में हमारे प्लेटलेट के रूट्स बोलते हैं हम, या फिर प्लेटलेट जिससे बनती है मेगाकैरियोसाइट्स, वो अच्छे तरीके से है या नहीं, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और कभी कभी हमें इसके लिए बोन मैरो एस्पिरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि सभी बच्चों में बोन मैरो एस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा सेकेंडरी वर्कअप, जैसे हमने बताया कि कुछ कारण होते हैं, SLE या फिर CVID, कई बीमारियां हैं जिसके लिए हमें कभी कभी वर्कअप करने की ज़रूरत पड़ती है। वो हम बच्चा देख के डिसाइड करते हैं कितने उम्र का है, कोई और सिम्टम तो नहीं है। ये चीज़ें हम वैसे डिसाइड करके डायग्नोस करने में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो बोन मैरो एस्पिरेशन हर बच्चे में करने की ज़रूरत नहीं होती है, कि कुछ कुछ बातें ऐसे होती है बच्चे हम देख के ही डिसाइड करते हैं कुछ सिम्टम्स और तो नहीं है, कोई और बीमारी के लक्षण तो नहीं लग रहे। वो सब चीज़ें देख के हम उस वक्त डिसीजन लेते हैं बोन मैरो करना है या नहीं है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। क्या ट्रीटमेंट हमें इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिक परप्यूरा में देना चाहिए? वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बच्चा एकदम अच्छा है, प्लेटलेट्स अच्छे हैं, 30-40 हज़ार के ऊपर है और कोई ब्लीडिंग नहीं है स्किन के अलावा, तो उन जगह में उन बच्चों में हम मास्टरली इनएक्टिविटी, मतलब इसका मतलब कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी होता है। और जैसे हमारे शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है वैसे ही एंटीबॉडीज़ निकल भी जाती है कुछ समय बाद, एक अच्छी बात है। बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स काफ़ी कम दिखाई पड़ती है, 10,000 हो गए, 8,000 हो गई, और ऐसे में हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। एक तो बहुत कम प्लेटलेट्स है या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो ऐसे में हम ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। इसमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जिसे फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो हम IVIG है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो एंटीबॉडीज़ है उसको बाइंड करके निकालने में मदद करता है और जल्दी रिस्पॉन्स 72 घंटे में प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करता है। ये काफ़ी महंगा होता है, तो कुछ पेशेंट फैमिलीज़ अगर अफोर्ड नहीं करती है तो हम उसको मिथाइल प्रेडनिसोलोन या अन्य कई स्टीरॉइड्स भी देते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा देरी से आता है बट रिस्पॉन्स आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लगभग 70 से 80% बच्चों में ये 2 ड्रग से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और 3 महीने तक जब जिसको हम अक्यूट ITP बोलते हैं, वो ठीक होने में काफ़ी मदद हो जाती है। कभी कभी और कुछ दवाइयाँ भी यूज़ करनी, NTD करके एक दवाई होती है जो हम यूज़ करते थे, अभी हालांकि आज के दौर में हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते, वो भी एक कारगर दवाई साबित होती है। कभी कभी ये अक्यूट ITP 3 महीने में ठीक नहीं होता और परसिस्टेंट ITP की तरफ चला जाता है, उसे हम परसिस्टेंट ITP बोलते हैं। और उसमें कभी कभी और एडिशनल दवाइयाँ जो आजकल अवेलेबल हैं, थ्रोम्बोपोएटिन अगोनिस्ट्स, ये कुछ एल्ट्रोम्बोपाग, रोमिप्लास्टिम, ऐसे कई दवाइयाँ हैं जिससे मदद होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है तो होता है कि इम्यून मीडिएटेड, खुद के ही एंटीबॉडीज़ खुद के प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना। बट कभी कभी पाया गया है कि कुछ केसेस में प्लेटलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्लेटलेट्स बनने में दिक्कत भी आती है, खास करके उन रिफ्रैक्टेड ITPs में ये दवाइयाँ कारगर साबित होने के चांसेस होते हैं। फिर और कई और दवाइयाँ हैं जितने ये परसिस्टेंट रहा, कभी कभी कुछ केसेस में खास करके 15 से 20% केसेस में ये 12 महीने के बाद भी बीच बीच में प्लेटलेट्स कम होती है, ब्लीडिंग होती है, उसको हम क्रॉनिक ITP बोलते हैं। उस ITPs में जब एक क्रॉनिक ITP में तब्दील हो जाता है, कुछ और स्ट्रॉन्गर मेडिकेशंस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है अगर ब्लीडिंग परसिस्टेंट है तो। उस सब दवाइयों का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये जब क्रॉनिक ITP में तब्दील होता है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर को मिलके ही ये सब डिसीजन लेना चाहिए। कई और हायर एंड मेडिकेशंस है, रिटुक्सिमैब या फिर कभी कभी स्प्लेनेक्टोमी भी बहुत रेयरली हमें करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है डिस्कशन के इस वीडियो से। हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद था ITP के बारे में बेसिक आइडिया लोगों को हो। कभी कभी जब ऐसा दिख जाता है तो काफ़ी डर जाते हैं पेरेंट्स, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी में अगर आप अप्रोप्रिएट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट को आप दिखाएंगे तो अच्छी सलाह पाके
इसको आराम से ठीक किया जा सकता है और कोई ऐसी बहुत डरने वाली बात नहीं होती है, ख़ास करके बच्चों में। तो मुझे लगता है आपको हमारा आज का ये आईटीपी के बारे में जो जानकारी देने वाला वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते।